एक्सट्रीमली सॉरी, आई वॉज इन अ सेशन, एक दूसरे क्लास में था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया. लेट मी चेक वेदर आई एम लाइव और नॉट. गुड इवनिंग, जय हिंद. आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग. वेलकम टू अनअकैडमी शौर्या. लेट मी चेक वेदर आई एम लाइव. पिछले 2-3 दिनों से हम लोग डेली मिल रहे हैं. यस, जय हिंद जय हिंद जय हिंद. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नहीं आ पाया. मैं क्लास में था एक्चुअली, मेरा सेशन ऑलरेडी चल रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन. आज का क्लास बेसिकली इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली. कैसे पढ़ाई करना है, नोट्स कैसे लेना है, कैसे अपने पढ़ाई को मैनेज करना है. जब तक मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब तक आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है. फिलहाल आपने जो मैं बता रहा हूँ मुझे पहले बताने दो. बाद में अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो तुम उसके ऊपर ये कर सकते हो. अभी मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दे दो बस. I'll करेक्ट एवरीथिंग. मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बता दूंगा. I'll स्टार्ट विथ माई प्रेजेंटेशन. और जो मैं आप बता रहा हूँ मैं सब कुछ बताऊंगा, आपके क्वेश्चन में आंसर करूंगा. लेकिन पहले मुझे ये जो टॉपिक है ये पीछे नहीं रहना चाहिए. मेरा जो टॉपिक है आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, जो बताने वाला हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर ये आपको ठीक से नहीं समझा कि पढ़ाई कैसे करना है, अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो आप एक्चुअली जो 1 साल में कर सकते थे या 1 साल में टाइम वेस्ट करके कर रहे हो, ये आप एक्चुअली 6 महीने में, 4 महीने में कर सकते हो. आपको क्लैरिटी आ जाएगा पढ़ाई कैसे करना है, टॉपर्स कैसे करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा. सो दिस क्लास इज मेनली अबाउट द गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग. अबाउट मी, आई एम असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी सीएपीएफ 2012 एग्जाम द्वारा. उसके पहले मैंने एमबीबीएस किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से. उसके बाद मैंने क्लास 1 गैजेटेड जॉब किया है एज अ मेडिकल ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर 1.5 ईयर. उसके बाद मीन वाइल प्रिपरेशन पैसे खत्म हो गए तो आई हैव ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट. मेरा स्टेट पीसीएस के थ्रू भी सिलेक्शन हो चुका था. इसी तरह मैं ऑलरेडी सीआईएसएफ ज्वाइन करने से पहले 2 क्लास 1 गैजेटेड जॉब कर चुका था. फिर मैंने सीआईएसएफ ज्वाइन किया जो मेरा तीसरा क्लास 1 गैजेटेड जॉब था. 5 साल सर्विस, जो मुझे लिमिटेड टाइम सर्विस करना था वो मैंने कर लिया. ट्रेनिंग कर लिया, सर्विस कर लिया और उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया है. सीआईएसएफ में रहते हुए मुझे ट्रेनिंग में 2 कमेंडेशन मेडल मिल चुके हैं. उसके बाद मैंने 2 कमांडो कोर्सेज कंप्लीट किए, एक शॉर्ट कमांडो और उसके बाद एसटीएफ कमांडो भी कंप्लीट किया. मैंने न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर कंप्लीट किया है, बॉम्ब डिस्पोजल कोर्स कंप्लीट किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट किया, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंप्लीट किया, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, एविएशन सिक्योरिटी और वीआईपी सिक्योरिटी. इसके साथ साथ सबसे लास्ट वाला साइबर सिक्योरिटी. इतने कोर्सेज में सीआईएसएफ में रह के कर चुका हूँ. और उसके बाद मैंने रिजाइन करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया. आई एम करंटली एक्सटर्नल फैकल्टी एट कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर पुणे यूनिवर्सिटी. इसके साथ साथ मेरा खुद का एकेडमी भी है पुणे में और दिल्ली में, पाथफाइंडर्स नाम का. पाथफाइंडर्स पे हमारे पास पिछले साल 2018 के एग्जाम में 19 का रिजल्ट अगले 2-3 दिनों में आ जाएगा. पिछले साल की एग्जामिनेशन में हमारे यहाँ पे 120 कैंडिडेट सिलेक्शन है और इस बार लगभग कम से कम 80 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा. इसके साथ साथ मैंने मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के लिए 3 बुक्स भी लिखे हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए. और अनअकैडमी के ऊपर भी मैं पढ़ाता हूँ जहाँ पे मैं टॉप एजुकेटर हूँ अनअकैडमी के ऊपर. तो ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सीएपीएफ में मैं ऑलरेडी सर्व कर चुका हूँ. दिस इज मी, दिस इज द लाइफ इन सीएपीएफ. सो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे कि सीएपीएफ में ऑफिसर लाइक क्वालिटी चाहिए रहते हैं, क्या क्या करना रहता है, हम लोग नहीं इसके बात पर. सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग बात करेंगे कि आपके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो. हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस, हाउ कैन यू प्रिपेयर सक्सेसफुली प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं लेकिन सिलेक्ट सभी लोग होते नहीं है. किताबें सभी लोग सेम ही पढ़ रहे हैं,
कोई अलग किताबें पढ़ रहा है क्या? सभी सेम ही किताबें पढ़ रहे हैं। पॉलिटी के लिए हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है, जो सिलेक्ट हुआ है वो भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर मस्ट बी एटलीस्ट सम प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो गलतियां होनी चाहिए ना। सिलेक्ट होने वाला भी सेम किताबें पढ़ रहा है, ये भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तुम भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वो भी शायद तुम्हारे क्लास में है अनअकैडमी के ऊपर, तुम भी वही क्लास में हो, वो उसने सेम टीचर से कोचिंग लिया, तुमने भी सेम टीचर से कोचिंग लिया। व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम है प्रिपरेशन का। किताबें, रिसोर्सेज सब कुछ सेम होते हुए भी सब लोग का प्रिपरेशन सेम नहीं रहता है। तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे रखने हैं? तो एग्जाम के प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजीज के लिए सबसे पहले 3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये जो 5 स्टेप स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ मतलब तुम ये कर सकते हो, ये चीज के ऊपर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हें पहले से ही पता होगा या तुम पहले से ऐसा मानते हो कि यार पता नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता, तो तुम हाफ हार्टेड एफर्ट्स लगा देते हो, तो 100% ताकत लगाते ही नहीं हो, और तुम श्योर कर देते हो, गारंटी कर देते हो कि तुम पास नहीं हो जाओगे। आज तक टाइम पास करते करते कोई भी एग्जाम पास नहीं हुआ है। लोगों ने प्रिपरेशन किया है तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसीलिए डेडिकेटेड 100% प्रिपरेशन करना, अपनी पूरी ताकत लगा देना बहुत ही जरूरी है। और अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हारा अपना विश्वास कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। ये एग्जाम मुश्किल है भी नहीं, ये एग्जाम IIT IIM की तरह इतना टैलेंट मांगता भी नहीं है। ये एग्जाम जिसका मैथ्स अच्छा है उसका नहीं है, ये एग्जाम जिसका इंग्लिश अच्छा है उसका भी नहीं है, ये एग्जाम डॉक्टर्स का नहीं है, ये एग्जाम इंजीनियर्स का नहीं है। इसमें सभी लोग सिलेक्ट होते हैं, गांव वाले भी सिलेक्ट होते हैं, शहर वाले भी होते हैं, साउथ इंडिया से भी होते हैं, नॉर्थ इंडिया से भी होते हैं, हरियाणा से भी होंगे, आंध्र प्रदेश से भी होंगे। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। लेह लद्दाख से भी होते हैं, इसमें लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं। तो वो क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज डिफरेंस नहीं है, बैरियर डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी मीडियम वालों को मार्क्स कम नहीं आता। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हिंदी मीडियम वाले लोग सिलेक्ट हो चुके हैं ये एग्जाम में, ऐसा नहीं है। लेकिन डिफरेंस है आपका सोच। आपने पहले ही सोच लिया कि हिंदी मीडियम से लोग सिलेक्ट ही नहीं होते हैं, उनका खुद के प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। साईं बाबा ने भी बोला है ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अटमोस्ट और मोस्ट प्रायर थिंग इन योर प्रिपरेशन। कोई भी चीज जिंदगी में करो, श्रद्धा होनी चाहिए, कपूर वाली नहीं। ठीक है ना। दूसरा स्टेप है ऑर्गेनाइज रहो। आप ऑर्गेनाइज नहीं रहते हो, ये आपके जिंदगी का पहला मिस्टेक है। ये आपके प्रिपरेशन का पहला मिस्टेक है। आपके प्रिपरेशन का दूसरा मिस्टेक है ऑर्गेनाइज नहीं रहना। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो क्या वो ऑर्गेनाइज कर रहे हो? दुनिया भर की किताबें पढ़ते रहते हो। डेली मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ। आई एम इंटरेक्टिंग विद एटलीस्ट 200 स्टूडेंट डेली। मेरे खुद के एकेडमी में 150 स्टूडेंट है। बाकी तो अन अकेडमी के ऊपर हम लोग डेली बात कर रहे 500 से 1000 स्टूडेंट्स के साथ। दिन भर क्लास चलता रहता है। हर बार आप सभी लोग एक ही सवाल पूछते हो, सर स्पेक्ट्रम पढ़ा तो चलेगा क्या? सर एनसीईआरटी पढ़ा तो नहीं चलेगा क्या? क्या सर सिर्फ नोट्स पढ़ने से हो जाएगा? क्या सर सिर्फ हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की जगह पे बिपिन चंद्रा से चलेगा क्या? आप इतने अनऑर्गेनाइज्ड हो, इतना केओस बना के रखा है, इसीलिए तुम्हारी मम्मियां ऐसे ही नहीं डांटती है तुमको। अगर तुमने अनऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपरेशन किया तो जब जरूरत पड़ेगा तो तुम्हें कोई चीज जगह पे मिलती है क्या? हमारे घर में भी हम लोगों ने कहीं पे भी कुछ भी फेंकना शुरू कर दिया तो नहीं मिलता है ना। स्पेशली हमारे मोजे देखो, इधर उधर नहीं मिलते, एक ही मिल जाता है, दूसरा मिलता नहीं है, तो एक काला एक पीला पहन के हम लोग जाते हैं कभी कभी। क्यों? बिकॉज ऑफ द अनऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह आपका जो स्टडी है आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या है? पहले बुक या फिर नोट जो भी करना है एक ही पढ़ो, एक ही बुक या नोट्स पढ़ो, पहले ऑर्गेनाइज करो। इसको छोड़ के आज अपने आप को वचन दे दो कि इसको छोड़ के कुछ नहीं पढ़ूंगा। एक ही किताब से एग्जाम क्लियर होता है, वो कोई भी किताब पढ़ो।
10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब 10 बार पढ़ो, क्वेश्चन उसमें से भी आने वाला है। जो जो बुक है वो नोट्स है उसको ऑर्गेनाइज करो। दूसरा, अपना स्टडी का प्लान बनाओ, स्टडी का प्लान बनाओ और टाइम टेबल बनाओ, ठीक है ना, उसका टाइम टेबल बनाओ, ये बहुत जरूरी है। टाइम टेबल, तुम डेली क्या कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम सुबह कितने बजे उठते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, करना चाहिए लेकिन अभी नहीं, एग्जाम क्लियर होने के बाद। नहीं तो वो दोनों भी नहीं रहने वाले, ना गर्लफ्रेंड रहेगी ना बॉयफ्रेंड रहेगा। तुम्हारे पास कुछ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी फालतू चीज़ों में इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बिंदास करो। एग्जाम क्लियर होने के बाद तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटाइज करो, ऑर्गेनाइज करो। तुम्हारे पास टाइम कम है, अभी सिर्फ 6 महीना बचा है एग्जाम के लिए, और 6 महीने में अगर पूरा उल्टा कैलकुलेशन कर दिया, रिवर्स कैलकुलेशन किया, तो तुम्हें समझ में आएगा बहुत ही कम है। एक एक सब्जेक्ट 15-20 दिन में खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। तो तुम्हारा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, वो टाइम को ऑर्गेनाइज करो और वो टाइम को अकाउंट करना शुरू कर दो, अकाउंटेबिलिटी रखो। ये टाइम को जाया मत जाने दो, वेस्ट मत होने दो। दिस इज अनदर सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ। सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दो एग्जाम के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से। पढ़ाई शुड बी प्रायोरिटी। तुम लोग का उल्टा रहता है, तुम लोग अपने पढ़ाई को एडजस्ट करते हो बाकी चीजों के हिसाब से। कैसे होगा बच्चों, बताओ कैसे होगा? तुम अपने मन के हिसाब से पढ़ाई एडजस्ट करोगे तो पढ़ाई तुम्हारे मन के हिसाब से ही रिजल्ट देगा। जरूरी थोड़ी तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। इसीलिए तो एग्जाम क्लियर नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है? आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना, आज गेम खेलते बैठना, आज क्या किया तो फिल्म देखने चले गए, आज क्या हुआ तो आज ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, कल क्या हुआ तो दोस्त का बर्थडे था उधर चला गया। क्यों कर रहे हो? दोस्त कहीं ना मरने वाला है ना कहीं जाने वाला है, बर्थडे फिर से अगले साल आएगा, तुम्हारा पोस्ट निकल गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई आज से ही करोगे, डेली करोगे तो ही जीतोगे, नहीं तो नहीं जीतोगे। आर्मी वाले पागल है क्या? हम लोग सीएपीएफ वाले पागल है जो डेली उठ के रोज प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, रोज पीटी कर रहे, रोज रनिंग कर रहे, रोज एक्सरसाइज कर रहे, तभी तो हम लोग फिट है ना, तभी तो हम लोग लड़ पाएंगे ना। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं सोचते। तुम लोग सोचते हो कि एग्जाम के 1 महीना पहले तैयारी करने से हो जाएगा। नहीं होता है यार। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, यू आर इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी दे आर स्टडिंग वेरी हार्ड। सो तुम्हें कंपटीशन में टिकना है, ये पासिंग के लिए नहीं चल रहा है। यहाँ पे सभी लोग टॉपर ही सिलेक्ट होने वाले, पास कोई नहीं हो रहा है, सभी टॉपर है। तो आपको कंपटीशन में टिकना है, आपको बाकी लोगों से ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइज रहो, टाइम अभी से वेस्ट मत करो। अभी का जो गया हुआ टाइम है बाद में वापस नहीं आने वाला, रिवीजन नहीं होते हैं, तुम्हारा स्टडी ऑर्गेनाइज नहीं रहता। दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3 इज मैनेजिंग योर टाइम, टाइम मैनेजमेंट। स्टेप 4 इज स्टडिंग स्मार्ट। क्या है वो बताता हूं। स्टेप 5 इज एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटेजीज, जो तुमको आनी चाहिए। फिर से बताऊंगा, बिलीव इन योरसेल्फ। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट for you to have a very very positive mindset. It is important to recognize your strength and weakness. तुम्हारा कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है, ये जब तक समझोगे ही नहीं। जैसे तुम लोग बहुत बार बात कर रहे हो, सर मेरा मैथ्स वीक है, छोड़ दिया तो चलेगा कैसे? पे छोड़ना नहीं है, वीकनेस को छोड़ थोड़ी देते हैं। तो तुम कमजोर हो तो तुम्हारे घर वाले छोड़ थोड़ी दिया, तुम्हें मजबूत करने के लिए सहारा दिया ना। तो ऐसा थोड़ी रहता है, तुम्हें उसके ऊपर काम करना है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है? तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, तुम क्या करते हो, ये तो मेरा स्ट्रांग एरिया है, ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ को करते हो कम, और ये तो मेरा वीकनेस है, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, ये एक थिंकिंग स्टाइल है। तो तुम तुम्हारे वीकनेस के ऊपर दुनिया भर का काम करते हो, ठीक है ना। इससे क्या होता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ हो जाता है कम, तुम्हारा वीकनेस हो जाता है कम वीक। ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करो, तुम्हारे वीकनेस को और वीक बनाओ। वीकनेस को कम कर दो, अपने आप स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन तुम वीकनेस को स्ट्रांग करने के चक्कर में अगर तुम्हारे स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर तो खत्म है ना, फिर तो खत्म है ना, फिर तो काम, तुम जीत ही नहीं सकते, फिर तो तुम जीत ही नहीं सकते।
क्योंकि तुम लड़ोगे ही नहीं, तुम्हारा स्ट्रेंथ ही काम में नहीं आएगा। इसीलिए स्ट्रेंथ को वीक कभी मत बनाओ, पहले आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथ को स्ट्रांग ही रहने दो। वीकनेस को कम वीक कैसे होंगे ये देखो। वीकनेस को स्ट्रांग करने के लिए जाओगे, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वीकनेस को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए वीकनेस को स्ट्रांग करने के पीछे मत भागो। वीकनेस को स्ट्रांग करना बहुत ही मुश्किल है, उसके पीछे बिल्कुल मत भागो। स्ट्रेंथ को वीक मत बताओ, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, असली वाले गोल्स। पिछले साल मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट थे, सर मैं 250 में से 250 मार्क्स लेके आऊंगा, 250 आउट ऑफ 250, ऑल इंडिया रैंक 1। ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए 250 में से 250 लाना जरूरी नहीं है, 180 मार्क्स लेके आ जाओ, तुम ऑल इंडिया रैंक ऑटोमेटिकली आ जाओगे, 1 ऑटोमेटिकली आ जाओगे। बी ऑलवेज बी रियलिस्टिक, ऑलवेज बी रियलिस्टिक। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गोल सेट नहीं करना, गोल पक्का हाई ही सेट करना है, बट ऑलवेज बी रियलिस्टिक। जो रियल गोल है, रियलिस्टिक गोल है मैं 180 मार्क लेके आऊंगा, मैं 200 तक मार्क लाना चाहता हूं, रियलिस्टिक गोल है। लेकिन अगर तुम 250 में से 250 250 आउट ऑफ 250 लाने का कोशिश करोगे, तुम सिलेबस में वो भी चीजें करना शुरू कर देते हो जो कोई नहीं कर रहा है। ऐसे तो सिलेबस इनफाइनाइट है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, समंदर है सिलेबस का। क्या क्या करोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री भी करोगे, इंडिया ईयर बुक पूरा पढ़ोगे, 2000 पेजेस का बुक, इकोनॉमिक सर्वे 4000 पेजेस पूरा पढ़ोगे, क्या क्या करोगे, कितनी बार करोगे, तो कर नहीं सकते। जो गोल्स तुम्हारे रियलिस्टिक ही होने चाहिए। एंड तुम्हारे करंट मार्क्स कितने आ रहे हैं ये तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए, इसीलिए हमेशा रेगुलर टेस्ट देते रहो। मार्क कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, लड़ने का आदत हो जाएगा, लड़ने का आदत हो जाएगा। रेगुलर टेस्ट देते रहो, रेगुलर टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या है, कमजोरियां भी समझ में आती है, लड़ने का आदत भी हो जाता है, बाकी लोग किधर है वो भी समझ में आता है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर तुम अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन डू दिस। अगर तुम अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूं, अगर ये नहीं किया तो तुम हाफ हार्टेड प्रिपरेशन करने वाले हो। तुम और कुछ एग्जाम का एक साथ 10-10, 2-2, 3-3 एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, और ये हाफ हार्टेड 1-2-3 एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, बात वो नहीं है। लेकिन सभी एग्जाम का हाफ हार्टेड प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो नहीं करना है। सो मैं कर सकता हूँ, ये अपने दिल में लेके आ जाओ। आप में से हर कोई एक्चुअली एग्जाम क्रैक कर सकता है। ये एग्जाम कोई जीनियस वीनियस के लिए नहीं बना, नॉर्मल लोगों के लिए ही बना हुआ है। स्टेप 2, गेट ऑर्गेनाइज। ठीक है, गेट ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या करना जरूरी है, कैसे करना जरूरी है बता दिया। हमारे मोजे भी नहीं मिलते, हमारे कपड़े भी नहीं मिलते, लास्ट मोमेंट पे भागना शुरू कर देते। उसी तरह जब जून जुलाई आएगा तुम भागना शुरू कर दोगे, क्या इकोनॉमिक्स के नोट्स है क्या तुम्हारे पास, करंट अफेयर्स के नोट्स है क्या, ये है क्या, वो है क्या, हिस्ट्री का कोई शॉर्ट में बताओ, इसका टेस्ट सीरीज देखो या उसका देखो, ये नोट्स अच्छे है वो नोट्स। इट इज कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सिस्टम। दिस विल नॉट वर्क, इट इज वेरी वेरी केओटिक। और जब तुम खुद ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो फटना शुरू हो जाएगा, अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाएगा। वो होना शुरू हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई नहीं होगा। आधा टाइम तो तुम सोचने भाई यार इस बार तो अटेम्प्ट गया मेरा। तुम पूरा टाइम अगर उसी में बिताओगे कि मेरा अटेम्प्ट गया है, तो कहां से पढ़े और कहां पे क्या चल रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कहां से क्या कर रहा है ये कुछ भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं होता है और एग्जाम अल्टीमेटली निकलने नहीं वाला, वो नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज होने के लिए क्या करना चाहिए, नोट्स निकालो। नोट्स निकालना मैंडेटरी नहीं है। नोट्स मतलब तुम्हारे जो कोर्स नोट्स है, जो भी चीज बुक से पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, जहां से भी हो, एक जगह पे रखो, ऑर्गेनाइज करो एक जगह पे। फॉर एग्जाम्पल पूरा हिस्ट्री अगर आपके बुक का शेल्फ है, ये बुक शेल्फ में सभी हिस्ट्री की किताबें एक जगह पे होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा बुक रखा हुआ है, जहां से ले रहे हो बाद में उधर ही रखना चाहिए। नहीं तो एक बुक किचन में, दूसरा बुक बेडरूम में, तीसरा बुक टॉयलेट में, चौथा बुक गर्लफ्रेंड के पास, पांचवा बुक पता नहीं किसके पास, पता नहीं कल रात को किसके साथ स्टडी करने के लिए गया था, गायब है।
लास्ट मोमेंट में जून में जाके नए बुक लेके आ रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है सब कुछ नया पढ़ रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डू नॉट लूज योर बुक्स। एक ही बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो, और साथ ही साथ जब बुक पढ़ रहे हो ये बुक में मार्किंग करना शुरू कर दो। दिस मार्किंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो मार्किंग कर रहे हो ना, ये मैं मार्किंग ही तो करके दिखा रहा हूं तुम लोग को, ठीक है ना। ये नोट्स है, ये कीवर्ड्स है, ये अंडरलाइन करना शुरू कर दो जो तुम रिमेंबर करना चाहते हो। अगर कोई चीज एक बार पढ़ने के बाद तुम्हें लगा कि याद नहीं रह रहा है, उसके ऊपर कोई सिंबल लगा सकते हो, ये ऐसा कुछ तो यूज कर सकते हो। नहीं तो अलग कलर का हाइलाइटर यूज कर सकते, जैसे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हाइलाइटर यूज करो। आपको अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स मिलेंगे। हाइलाइटर करना यूज करना शुरू कर दो, पेन यूज करना शुरू कर दो, ठीक है ना। ये हाईलाइट किया, मुझे लगता है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट करने के बाद नेक्स्ट टाइम में और कुछ तो कर सकते हो, जैसे कि इंश्योर यू हैव ऑल रिसोर्सेस, ये अंडरलाइन किया। ये वाला दूसरा वाला अंडरलाइन का टाइप है। ये अलग अलग कलर में भी तुम अंडरलाइन कर सकते हो, अलग अलग कलर के अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज कर सकते हो। बाद में मुझे पता है, बाद में पढ़ते हो कि ये पूरा पेज रंग बिरंगा लगेगा, लेकिन मैं जब पढ़ाई करता था यही थे मेरे नोट्स। मैंने कभी जिंदगी में कोई नोट्स नहीं निकाले, ना स्कूल में निकाले, ना कॉलेज में निकाले, ना ही मैंने कोई और बुक्स पढ़े हैं, ना ही कोई नोट्स पढ़े हैं। मेरे लिए यही नोट्स है, यही मेरा किताब है। किताब के ऊपर अभी नोट्स क्या है, एग्जाम आ गया, एग्जाम के टाइम पे पढ़ना क्या है, ये नोट वर्ड जो अंडरलाइन किया है वही चीज है। बस बार 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 वही पढ़ना है। एक्सक्यूज मी। बार 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 आपको वही चीजें पढ़ना है, दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। यही तुम्हारे नोट्स है। तुम चाहते हो तो ये कीवर्ड्स का अलग से नोट्स ही निकाल सकते हो। तो क्या करना है, कीप कोर्स नोट्स टुगेदर, नोट्स टुगेदर, ये तुम बाद में मेंशन भी कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकली कौन सा चीज कब लगेगा, कौन सा चीज पहले कब आया, जहां पे जो लगेगा, इंश्योर यू हैव ऑल द रिसोर्सेस, नथिंग इज मिसिंग, ठीक है ना। ये मैं नोट्स निकाल रहा हूं, ये वाले वर्ड का ऐसा नोट्स निकाला जा सकता है, ठीक है। और जो चीज चाहिए, किसी का फोन नंबर चाहिए, क्या है, और उसके बाद तुम्हारे पास एग्जाम का और स्टडी का शेड्यूल होना चाहिए। क्लियर कट तुम्हारे पास एग्जाम का और स्टडी का शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल नहीं रहेगा, इट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो स्टडी का शेड्यूल मतलब क्या है, एक तुम्हारे पास दो शेड्यूल रहना चाहिए। एक डेली शेड्यूल, अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस करते हो अनअकैडमी के ऊपर तो उसके ऊपर शेड्यूल अपने आप बनता है। वो नहीं होगा तो अपने आप पढ़ाई कर रहे हो तो डेली शेड्यूल। सुबह कितने बजे उठते हो, 7 बजे से लेके, 7 बजे उठ के मैं पांडा बैच देख रहा हूँ, 7 बजे से लेके जो शेड्यूल देख रहे हो वहां से लेके जब तक तुम 10 बजे तक, जब तक सो रहे हो तब तक जो चीजें कर रहे हो सब कुछ नोट डाउन करो। हर एक चीज, हर एक मिनट का नोट डाउन करो, मोटा मोटा नोट डाउन करो। तुम्हें पता चलेगा कहाँ पे टाइम पास हो रहा है, किसके ऊपर ज्यादा टाइम पास हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और कहाँ पे कौन सा टाइम में यूटिलाइज कर सकता हो। उसके बाद डेली कौन से सब्जेक्ट करने, कैसे सब्जेक्ट करने, उसको ऑर्गेनाइज करो। एक टाइम पे आइडियली एक सब्जेक्ट लेके खत्म कर दो। लेकिन एक टाइम पे 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 2-3 सब्जेक्ट कौन से पढ़ सकते हो, ह्यूमैनिटीज वाले कोई भी 2-3 सब्जेक्ट एक साथ मत पढ़ो। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स कभी भी साथ में मत पढ़ो। मतलब सुबह हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद दोपहर में ज्योग्राफी, शाम को पॉलिटिक्स, सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी स्टार्ट करना है, हिस्ट्री स्टार्ट कर दो, पूरा खत्म कर दो, उसके बाद ही पॉलिटी लेके पूरा खत्म कर दो। एज फार एज द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, ये सभी एक के पीछे एक ही करना है। लेकिन डेली जो तुम कर रहे हो, डेली बेसिस पे क्या क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे साइंस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप मिक्स कर सकते हो पढ़ाई में। अदरवाइज आप मैथमेटिक्स भी डेली कर सकते हो, इंग्लिश भी डेली कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, ये चीजें आप डेली कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश करने का जरूरत नहीं रहता। सो
मेरे हिसाब से आपने डेली ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट करना चाहिए। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस एक डेली करना चाहिए, और उसके बाद या तो मैथमेटिक्स या इंग्लिश, ये पैरेलली आपका चलते देना चाहिए अलॉन्ग विथ पेपर 2। और ये आपका शेड्यूल ऐसे बनाइए, मैं 2-3 दिनों में और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 2 का पूरा प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है, पेपर 1 और पेपर 2 का मई तक कैसे कंप्लीट करना है। मैं पूरा टाइम टेबल ही आपको बना के दूंगा, आप चाहते हो तो उसको थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो। क्रैमिंग अवॉइड करो, बहुत भीड़ से एक दिन में 10 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक। हिस्ट्री में थोड़ा एंशिएंट पढ़ा, थोड़ा मिडिवल पढ़ा, थोड़ा मॉडर्न पढ़ा, मैथमेटिक्स में मैथ्स भी पढ़ा, रीजनिंग भी पढ़ा, इंग्लिश में ग्रामर भी पढ़ रहा है, वोकेबलरी भी पढ़ रहा है, क्या ही काम का, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। सो क्रैमिंग अवॉइड करो, कम से कम सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ो। उसके बाद स्टडी का बहुत अच्छे से टाइम टेबल करो। टाइम टेबल कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं एक सेशन लेके आऊंगा। कौन से टाइम पे तुम सबसे अच्छा पढ़ाई करते हो, कौन से एक्टिविटीज तुम्हें काम करने के लिए अच्छे लगते हैं, मतलब तुम पढ़ते कैसा हो। एक तो तुम्हारा टाइमिंग, अभी तो हम लोग सभी एडल्ट हैं तो इसका जरूरत नहीं है, हम लोग कभी भी पढ़ना आना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी चीजें करने से तुम्हें याद रहता है। राइटिंग से याद रहता है, अंडरलाइनिंग से याद रहता है, या फिर तुम्हें देखने से विजुअली याद रहता है, या फिर लाउड बोलने से याद रहता है, वोकल। जो भी चीजों से तुम्हें याद रहता है वो चीजें करो। अगर तुम्हें लगता है कि रिसाइट करने से, बोलने से याद रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक फैक्ट है उसको याद रखना है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 341 मीटर्स पर सेकंड, अभी तुम्हें याद रखना है 341 मीटर पर सेकंड, 341 मीटर पर सेकंड, 341 मीटर पर सेकंड, ऐसे याद रखा तो भी चलेगा, या फिर विजुअली कुछ याद करना है तो भी चलेगा, ये तुम्हारा मर्जी है। लेकिन कुछ चीजें, ये तुम्हारा स्ट्रेटेजी तुमको पता है। बार बार पढ़ना ही लर्निंग का की है, एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं आता है। इसके बाद तुम कितने एग्जाम दे रहे हो, अगले 6 महीने में कितने एग्जाम दे रहे हो। मैं सर सीडीएस भी दे रहा हूँ, एफकेट भी दे रहा हूँ, सीएपीएफ भी दे रहा हूँ, आईबी भी दे रहा हूँ, तो तुम्हारे पास रियलिस्टिक प्लानिंग होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो चीजें रैंडमली करके नहीं चलेगा। सो अगर तुम सीडीएस 7 तारीख का अभी का दे रहे हो तो तुमने अभी सिर्फ और सिर्फ सीडीएस का रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद तुम्हें आईबी का प्रिपरेशन करना है, एफकेट का है, अगर पहले एफकेट का एग्जाम है तो एफकेट स्पेसिफिक सीडीएस से जो बचा हुआ है वो करना है, नहीं तो आईबी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है और एफकेट के 4-5 दिन पहले एफकेट स्पेसिफिक रिवीजन करना है। आईबी आने के बाद आईबी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है। जब भी एग्जाम में अगर 1-1 महीने का गैप रहता है तो ज्यादा अच्छा है, लास्ट का आखिरी महीना वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम के ऊपर ध्यान दे दो, प्रिपरेशन करने के ऊपर ध्यान दे दो, जेनरिक प्रिपरेशन करने के ऊपर, बाकी के टाइम पे जेनरिक प्रिपरेशन करते रहो। जो कॉमन चीजें हैं वो पैरेलली करते रहो, जो स्पेसिफिक चीजें हैं एग्जाम से 1-2 हफ्ता पहले करो, ठीक है ना। दूसरा, अभी से तुम्हारे पास एग्जाम में कितना टाइम है, और रियलिस्टिक बनो। अभी से, आज है 29 तारीख, यहां से लेके एग्जाम तक तुम्हारे पास कितना टाइम है। 8 अगस्त तक कितना टाइम है, इसका रियलिस्टिक कैलकुलेशन करो। ऑलवेज बी रियलिस्टिक। हाँ, इसमें अभी अगले महीने में फरवरी भी आने वाला है, मेरी गर्लफ्रेंड एकदम से नाराज हो जाती है, तो उसको पिछली बार प्रॉमिस किया था कि कहीं पे लेके जाऊंगा, पूरी भाजी खिलाऊंगा, ये करूंगा, गिफ्ट दूंगा, तो उसमें 2 दिन तो चले जाएंगे। बी ऑलवेज रियलिस्टिक, इट्स ओके। अगर तुमने कैलकुलेट नहीं किया तो भी आने वाला है, इसीलिए गर्लफ्रेंड को नाराज करने से अच्छा है तुम अपना पढ़ाई मैनेज करो। वो 2 दिन उधर जाने वाले हैं, वो दिन उधर एंजॉय करो, और उसके पहले के 4-5 दिन ज्यादा पढ़ाई करो, और वो 2 दिनों को कॉम्पेंसेट करो। ऐसे रियलिस्टिक रहो। हफ्ते में 1 दिन ब्रेक ले लो। कोई भी 16-18 घंटे पढ़ नहीं सकता। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे हो। रियलिस्टिकली देखा जाए तो दिन में 6 से 8 घंटा पढ़ाई करने से भी आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। आपको एग्जाम के लिए तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 6 से 8 घंटा पढ़ाई करने से भी एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम का टेंशन मत लो। लेकिन
जो पढ़ाई जब कर रहे हो ना, तब उसका फोकस और क्लैरिटी बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, वो करो एंड ऑलवेज बी रियलिस्टिक। उसके बाद स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी मतलब क्या करना है, कुछ भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी मेथड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि जोर से बातें कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स, कुछ छोटे छोटे नोट्स, एकदम पतले पतले नोट्स, स्टिकी नोट्स, जैसे ये वाले रहते हैं ना, ऐसे वाले स्टिकी नोट्स जो ऐसे निकाल के तुम तुम्हारे बुक में ऐसे चिपका सकते हो, वो भी कर सकते हो, या छोटे छोटे नोट्स लिख के उधर डाल सकते हो, ये कुछ भी कर सकते हो। तो फ्लैश कार्ड, नोट्स, चार्ट बना सकते हो, कोई चीज़ें, जैसे कि फार्मर का इशू चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, तो फार्मर्स के प्रॉब्लम्स का चार्ट बनाना है। तो फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या है, तो ये चार्ट्स आप ऐसे बना सकते हो। फार्मर का प्रॉब्लम क्या है, पहले सीड, दूसरा है उसके पास नहीं है कैपिटल, मतलब पैसा नहीं है, क्रेडिट नहीं है, तीसरा चीज है लिटरेसी, अवेयरनेस नहीं है, चौथा चीज क्या है, सब्सिडीज कम है, पांचवा चीज क्या है, इसके पास पुअर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, छठा चीज क्या है, लैंड होल्डिंग कम है। ये सभी के सभी प्रॉब्लम देखो, बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये सभी के सभी प्रॉब्लम डायरेक्टली मैंने एक डायग्राम में लेके आया। इससे क्या हो जाएगा, ये देखने से इमीडिएटली समझ जाओगे, और ऐसा ही डायग्राम हम लोग एग्जाम में भी निकालना है, चलता है, तो ये भी करना शुरू कर दो। तुम चाहते हो अगर तुम्हारे लिए अच्छा है तो कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो नोट्स निकाले हैं, वो जोर से बोल के रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और जब भी टाइम मिलेगा, जब भी ट्रैवलिंग में हो, इसको सुन भी सकते हो, रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में सुन भी सकते हो, ठीक है ना। और सिर्फ पढ़ो मत, सिर्फ नोट्स ऐसे पन्ने मत पढ़ दो, उसके साथ एंगेज हो जाओ, उसको समझो, उसको फील करो, उसको सुनो, तब ज्यादा अच्छे से यूज हो जाएगा। जो मटेरियल है 3x, 3 टाइम्स डिफरेंट मेथड से अगर करोगे तो 3 टाइम्स याद रहेगा। 3x मेथड, 1 इज ऑडिटरी, जो बोल रहे हो खुद सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं जो बोल रहा हूं, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 341 मीटर्स पर सेकंड, मैंने एक बार बोला, ठीक है। दूसरा, मैंने वो फील किया कान से, ऑडिटरी। टैक्चुअल, अगर कोई चीज है तुम टच करके याद कर सकते हो तो करो, नहीं होता है तो विजुअलाइज करो, नहीं होता है तो विजुअलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल सोनिक बूम कब होता है, जब एक फाइटर प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट चला जाता है, तो उसके आजू बाजू में एक राउंड ऐसा गोला गोला दिखता है व्हाइट कलर का, उसको बोलते सोनिक बूम। तो उसको देखो, इमेजिन करो, तब वो भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर, यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन योर हेड, नेवर फॉरगेट दैट। जब भी पढ़ रहे हो, कैसे भी कचरा मत भरो। तुम लोग क्या करते हो, जैसे पेट में कुछ भी कभी भी खाया, उसी तरह कचरा दिमाग में भरते रहते हो, कचरा मत भरो। जो भी पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में अपने अपने जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखो, ताकि निकालने में बहुत अच्छे से आसानी हो जाएगा। निकालने के लिए आसानी होना चाहिए, उसी तरह से ऑर्गेनाइज वे में करो। स्टडी स्मार्ट। स्मार्ट स्टडी क्या है, स्टूडेंट्स आप जो करते हो 10%, जो तुम पढ़ते हो उसका सिर्फ तुम्हें 10% याद रहता है। रीड करने से, रीडिंग से सिर्फ 10% याद रहता है। अगर तुमने जो पढ़ा उसको बोला या फिर सुना तो 20% याद रहता है। जो अगर तुमने उसको देखा तो 30% याद रहता है। अगर तुमने देखा, सुना और पढ़ा तो 50% याद रहता है। और अगर तुमने ये सभी चीजें दूसरों से डिस्कस की तो 70% याद रहता है। 80% ऑफ व्हाट दे एक्सपीरियंस पर्सनली, 95% व्हाट दे टीच समवन एल्स। दैट इज वाई अभी तक आपको समझा नहीं क्या, हम लोग टीचर लोगों को इतना याद कैसे रहता है, कि बिकॉज वी आर टीचिंग, हम लोग सिखा रहे, तो सिखाने से ज्यादा याद रहता है। लेकिन अभी आप ये नहीं कर सकते। डिस्कशन करने का फायदा होता है, लेकिन डिस्कशन का पार्टनर हमेशा अच्छा चूज करो, नहीं तो तुम भी रांची से, मैं भी रांची से, चलो लड़का लड़की मिलके ग्रुप स्टडी करते हैं। ऐसे वाले ग्रुप स्टडी में टाइम पास बहुत ज्यादा होगा, मजा बहुत आएगा, दोनों के दोनों फेल हो जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर सामने वाला बंदा या बंदी तुम्हारी तरह सीरियस नहीं है या तुम उनकी तरह सीरियस नहीं हो, तुम दोनों एक दूसरे का नुकसान करवाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें नुकसान ही है।
So group study, until and unless your group is sincerely studying, do not go for group study. Rather go for repeated reading. Rather go for repeated reading. स्टडी स्टार्ट में क्या करता है एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्या आने वाला है उसका प्रिपरेशन करो. तुम्हें क्या करना है उसका प्रिपरेशन करते हो. एग्जाम में वो पूछता कुछ और है और तुम अपने मर्जी से जो मर्जी आए कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन एग्जामिनेशन. यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन एग्जामिनेशन. इसके लिए सबसे पहली चीज है तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम एग्जाम दे रहे हो सीडीएस, एफकेट या सीएपीएफ, और तुम एमसीक्यू किसके पढ़ रहे हो, सिविल सर्विसेज के. क्या घंटा पास हो गए? ना सिविल सर्विसेज पास हो पाते हो, ना ये एग्जाम भी पास होते हो. क्यों नहीं होता? अरे जो एग्जाम में पूछ रहा है उसका तैयारी किया नहीं, जिसका तैयारी किया उसका एग्जाम दे नहीं रहे हो. यही तो दिक्कतें आती है. तो तुम्हारा जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो. पक्का पढ़ो बोल रहा हूं, सॉल्व करो नहीं बोल रहा. पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा बुक के कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. ऑर्गेनाइज योर मटेरियल नीडेड टू बी स्टडीड इनटू 40 मिनट पोर्शन. जो भी पढ़ रहे हो ऑलवेज ऑर्गेनाइज इनटू 40 मिनट्स पोर्शन. जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना 40 मिनट के बनाना है. अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 40 मिनट का ही पढ़ना है, 40 मिनट बाद ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद पढ़ना है. सो 45 मिनट्स के सेशंस बनाना है और बीच में 45 मिनट्स में लास्ट के 5 मिनट्स ब्रेक रहना चाहिए. इससे ज्यादा अच्छा पढ़ाई होता है. इससे पढ़ाई ज्यादा अच्छा होता है. और हम लोग क्या है, जब भी पढ़ते हैं ना शुरुआत में और एंड में ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं. तो उसके ऊपर बीच में अगर ध्यान नहीं दोगे, मतलब शुरुआत में पढ़ने में ध्यान दे दिया लेकिन बीच में क्या पढ़ा कुछ भी याद नहीं है, एंड में याद रहता है. इसीलिए ज्यादा फोकस आपको करने का बाय डिफॉल्ट तुम लोग फोकस जो करने वाले हो शुरुआत में और एंड में करने वाले हो, लेकिन तुम डेलिबरेट एफर्ट्स ले लो ताकि तुम बीच में से फोकस भटको नहीं. स्टार्ट में और एंड में फोकस नहीं दिया तो भी वो अपने आप होने वाला है. बीच में तुम लोग को पढ़ाई के लिए फोकस करना पड़ेगा. जब भी तुम रिव्यू कर रहे हो, कोई भी टॉपिक को रिव्यू कर रहे हो, अपने आप को क्वेश्चन पूछो. कोई भी टॉपिक को रिवाइज करो. क्या था, कौन था, क्या था, कब, कहां पे, वाई, क्यों और कैसे. WH क्वेश्चन पूछो. वो सेम चीज को WH क्वेश्चन पूछो. व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर. ये वाला ये पूछने से तुम्हें क्या होगा, तुम जब क्वेश्चन पूछोगे तुम्हारे दिमाग में आंसर आएगा. नहीं आएगा तो फिर से पढ़ो, हाँ ये था. तो क्या होगा, काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग में जो डेटा है बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगा. प्ले ऑलवेज पे क्लोज अटेंशन ड्यूरिंग एग्जाम रिव्यू. जब भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो या जब भी तुम टेस्ट दे रहे हो, ये टेस्ट का जो फीडबैक आता है, आंसर शीट आता है, उसके ऊपर जो रिव्यू आ रहा है उसके ऊपर बहुत तगड़ा ध्यान दे दो और समझो कि तुम्हारी गलतियां कौन से पार्ट में हो रही है, तुम कौन से जगह पे सही जा रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद जरूरी है हाउ टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है जो बोल्ड टर्म है, बाद में सबसे लास्ट में समरी लिखा हुआ है ना, ये समरी को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बोल्ड में, वो पढ़ो. तुम्हारे बुक में जो भी चीजें बोल्ड की हुई है ना, एनसीईआरटी में ऑलरेडी बुक बोल्ड करके दिया टर्मिनोलॉजी, वो पढ़ो. अगर तुम्हारे पास रिव्यू शीट है, मतलब रिवीजन शीट है, नोट्स है, वो ठीक से कंप्लीट कर दो. या तुम्हारे पास कोई एक्सरसाइजेस दिया है वो पक्का कंप्लीट कर दो. फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी खत्म होने के बाद एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस अपने आप को पूछो. जब क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर नहीं आएगा तो पीछे देखोगे, पढ़ोगे, फिर भूलोगे नहीं. उसके बाद राइट डाउन, अगर कोई इंपॉर्टेंट नाम है, डेट्स है, फॉर्मूलाज है, डेफिनेशंस है, फैक्ट्स है, अगर जो मेमोराइज करने वाले के लिए जरूरी लग रहा है क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो ऑन इंडेक्स कार्ड, या तो छोटे कार्ड के ऊपर या छोटा सा एक पेज के ऊपर छोटे से नोट बनाना है और उसको बार बार पढ़ते रहो एग्जाम तक. तुम लोग करते क्या हो, नोट बनाते जाते हो और एंड तक पढ़ते ही नहीं हो. एंड में जाके कोई नया नोट्स खरीद लेते हो, ये मत करो. एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटेजीज मैं बाद में बताऊंगा. एग्जाम में हमेशा 10 मिनट पहले नहीं 1 घंटा पहले जाना है.
हमारे एग्जाम में 1 घंटा पहले जाना है, वॉशरूम जाके आना है, क्योंकि हमें बार बार मिक्चुरेशन होता है एड्रेनालिन सीक्रेट होने की वजह से, सूसू ज्यादा आता है। सो एग्जाम से पहले ही वॉशरूम जाके आना है। तुम्हें जो भी चीजों का जरूरत होगा वो पहले ही पास में रखो। 1 पेन लगेगा, 2 पेन पास में रखो, पेंसिल पास में रखो, शार्पनर इरेजर पास में रखो। इसके साथ साथ हॉल टिकट के 2-2 3-3 कॉपीज पास में रखो, ताकि लास्ट मोमेंट पे ये नहीं हो। अप्रोप्रिएटली ड्रेस करो, ठंड है, गर्मी है, कहाँ पे है, जितने भी बुक सच में पढ़ सकते हो, बैग लेके जाने दे रहे हैं, ये सब कुछ ठीक से करो। दूसरा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कोड से, कुछ फैक्ट से तुम्हें याद आता है। जैसे पेपर 2 अभी शुरू करोगे ना, पेपर 2 में जब भी पेपर खुलता है ना, सबसे एंड में जो रफ पेज है उसमें इंपॉर्टेंट कोड्स जो तुम्हें लगता है कि भूल जाओगे, कुछ फैक्ट्स, कुछ फॉर्मूलाज पहले ही लिखे रखो। जैसे कि मैं बोलूंगा कि जनरल स्टडीज का पेपर है, तुम्हें कुछ फॉर्मूला याद नहीं रहते, अंदर जाने से पहले याद ऐसे मेमोराइज करते जाना, अंदर जाते पहले लिख लेना है फॉर्मूला। जब तुम्हें लगता है कि तुम ये भूल सकते हो, वो पहले ही लिख के रखो पिछले वाले पेज में जो रफ पेज है, तो बाद में ज्यादा अच्छा होगा। और जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो ठीक से बार बार पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें कितना टाइम वेस्ट करना है, या वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है, ये तुम्हारी मर्जी। अगर 2, 3, 4, 5, 10 मिनट तुम डाल रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर 3 मिनट के 2 मिनट के अंदर खत्म होने वाला है, देन इट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये तुम्हें याद करना है कि तुम्हें कितना टाइम डालना है। अगर वो टाइम से पहले तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन को छोड़ दो और जो क्वेश्चन तुमको आता है उसके साथ चले जाओ। बाद में जो क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं ठीक से क्लियर हुआ, यू आर इन कंफ्यूजन, 50-50% है, उसको वैसे ही रहने दो, सिट ओवर इट। पूरा बाकी का जो तुम्हें श्योर है वो कवर करने के बाद ये सॉल्व करने के लिए आ जाओ। इसका स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं अलग से बाद में और एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा। एम आई क्लियर विद दिस? आज हम लोग इतना ही करेंगे, नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस, क्योंकि अभी गोल सेटिंग भी है, आज कंप्लीट नहीं होगा, आज इतना ही करेंगे। I'll take your questions. CAPF AC वर्सेस IAS कौन अच्छा है? जो तुम्हें अच्छा लगे, ये कंपैरिजन नहीं है। IAS इज अ सिविलियन जॉब, CAPF AC इज आर्म फोर्सेस जॉब। तुम्हारी मर्जी है, दोनों को सेम सैलरी मिलता है, शुरुआत सेम ही जगह पे करते हैं। IAS में तुम्हारा एरिया बहुत ज़्यादा होगा, और IAS अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हारी कोई फिजिकल इंजुरी है, तुम अगर हेल्दी नहीं हो तो भी उधर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड पीपल, डेफ पीपल, या फिर कोई लूला लंगड़ा है, या फिर कोई फिजिकल हैंडीकैप है, तो भी IAS में जा सकते हो। आर्म फोर्सेस में ऐसा नहीं है, आर्म फोर्सेस में ओनली healthy individuals are allowed and only young individuals are allowed. But IAS will give you more opportunities with respect to public interaction and public dealing. CAPF or armed forces on the other hand will give you the feel or actual feel of the power and very disciplined and organized life. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको ये ऑर्गेनाइज लाइफ ये नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, करप्शन और बाकी सब मामलों से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है। तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ये है। वहाँ से लेकिन आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकते हो, मिनिस्ट्री में भी जाके काम कर सकते हो, गवर्नमेंट के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आप देश को बचाने में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बॉम्ब डिस्पोजल कर सकते हो, अपना करियर गोल आप सेटल कर सकते हो, आपके एडवेंचरस लाइफ को आप परस्यू कर सकते हो, जो वहाँ पे नहीं कर सकते। IAS में शायद से आपको 40 साल होते होते आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होना शुरू हो जाएगा। आर्म फोर्सेस में आने के बाद, CAPF में आने के बाद लगभग 50 साल के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सो 10 साल फोर्सेस में लोग जल्दी 10 साल लेट बूढ़े होते हैं और 10 साल ज़्यादा लंबे हेल्दी जीते हैं।
ट्वेल्थ साइंस के मैं चैप्टर्स का अलग सेशन लेके आऊँगा, ट्वेल्थ साइंस का अलग सेशन लेके आऊँगा। हम लोग का नया बैच अभी 1 फरवरी से स्टार्ट है CAPFSC का। ये 7 महीने का बैच है। आप चाहते हो तो 1 फरवरी वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हो। 6 महीने में प्रिपरेशन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। स्ट्रेच मार्क अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी का कूपन कोड का नाम है प्रशांत YT10, ऑलरेडी लिखा हुआ है उधर। चलिए आप नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है ना उसमें दिया हुआ है। जो भी बुक पढ़ा है, दृष्टि पब्लिकेशन का पढ़ा है, एक ही पढ़ो। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी पे आपको जो CAPFSC है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी पे आपको चाहिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए या फाइनल ईयर में हो तो भी दे सकते हो। इंटरव्यू में जाते समय आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, तब तुम फाइनल ईयर में जाके दे सकते हो। ऑफिशियल आंसर की 2020 के अभी नहीं आएगी, फाइनल रिजल्ट के बाद ही आती है। मेरे साइंस की फ्री क्लासेस आएंगी, लेकिन मार्च में आएंगी। साइंस की फ्री क्लासेस मार्च में लेके आऊंगा। अभी जो मेरी फ्री क्लासेस चल रही है ना, सुबह 7 बजे मैं करंट अफेयर्स का एक कोर्स करा रहा हूं, उसका नाम है पांडा। करंट अफेयर्स का मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है, आप चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स में फ्री में कंडक्ट कर रहा हूं। डेली करंट अफेयर्स फ्री वाला करंट अफेयर्स चल रहा है, आप चाहते हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ये अगर बैच आपने करना शुरू कर दिया तो आपको कोई भी कोचिंग करने का या फिर आपको कोई भी बैच करने का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी चीजें करने का जरूरत नहीं रहेगा। जैसे कि ये सुबह 7 बजे डेली चलता है, इसका नाम है पांडा। इट इज अ फ्री बैच, मैं फ्री बैच का बात कर रहा हूं। पेड तो चलता रहता है, पांडा इज अ फ्री बैच। शाम को 5 बजे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्रॉनिकल्स नाम का बैच चलता है। ये करंट अफेयर्स का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का ये है। ये क्रॉनिकल्स नाम का नेशनल सिक्योरिटी का बैच चल रहा है। क्रॉनिकल्स नाम का नेशनल सिक्योरिटी का बैच चल रहा है, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी का बैच चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। ये न्यूज वाला बैच है, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत मदद करेगा। दीज आर फ्री बैचेस, दीज आर फ्री बैचेस। साइंस का बैच मैं बाद में लेके आऊंगा, साइंस का बैच बाद में लेके आऊंगा। एनसीईआरटी का लिस्ट बताना सैम, एक बार ध्यान दे दो और लिख लो। एनसीईआरटी एज फार एज पेपर 1 जो है, पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी 8वीं 9वीं 10वीं का साइंस का एनसीईआरटी और 11वीं और 12वीं के सिलेक्टेड टॉपिक्स। सो 8वीं 9वीं 10वीं से स्टार्ट कर लो, 11वीं 12वीं में सिखा दूंगा, बाद में बता दूंगा। पॉलिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के 11 का एनसीईआरटी है और उसके साथ साथ आपको करना है एम लक्ष्मीकांत। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th के 4 एनसीईआरटी है, 2 11वीं के और 2 12वीं के 4 एनसीईआरटी है। ज्योग्राफी के लिए उतना पढ़ना सफिशिएंट है, उसके साथ आपको एटलास पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री के लिए आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं नए वाले एनसीईआरटी से आ रहे हैं, जो 12वीं के हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3। इसके साथ साथ आप चाहते हो तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो या फिर तमिलनाडु बोर्ड पढ़ सकते हो, या कोई भी एक बुक उसके साथ मॉडर्न के लिए आप पढ़ सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए एज फार एज CAPF इज कंसर्न नया कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैथ्स एंड रीजनिंग आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, और वो देख के आप चाहते हो तो RS अग्रवाल या ऑनलाइन देख के भी उसको कर सकते हो। एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न, करंट अफेयर्स के हमारे सेशंस अनअकैडमी के ऊपर फ्री चल रहे हैं, आप चाहते हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। यह जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें करंट अफेयर्स के हम लोग नोट्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उनको आप ले सकते हो। जब पेपर 2 का बात आएगा, उसमें पेपर 2 में आपको 11वीं के एनसीईआरटी पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो पेपर 1 के लिए। उसके बाद 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद कंटेम्पररी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी जरूरी है। फिर सोशियोलॉजी के 12वीं के एनसीईआरटी, 11वीं का जरूरी नहीं है, 12वीं के एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये बिना खरीद के ऑनलाइन पढ़ा तो भी चलेगा, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप अशोक कुमार सर का बुक इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैग्रो हिल पब्लिकेशन का है, इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार सर। इसके बाद
पेपर 2 के लिए बाकी तो या तो मंथली मैगजीन पढ़ो, अगर आप पांडा बैच रेगुलरली डेली करते हो तो आपको और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट के टाइम पे डिग्री चाहिए रहती है, नहीं होगी तो आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग देने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि मैं बाद में समझाऊंगा, बद जमा कर दूंगा करके। डेली रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए आप जो भी दिन भर पढ़ रहे हो, देखो दिन भर जो पढ़ा है वो रात को रिवाइज करने का चांसेस कम है, हम लोग नहीं कर पाते। सो वो सेशन खत्म होते होते, समझो अगर आप पॉलिटी के 2-3 सेशंस कर रहे हो दिन में, तो तीसरा सेशन खत्म होने के बाद 5-10-15 मिनट दे दो जो भी पन्ने पड़े हैं उसको एक बार रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स आते हैं, ठीक ठाक मार्क है इंटरव्यू में। नॉर्मल भी इंटरव्यू दिया तो 70 मार्क आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खराब इंटरव्यू दिया तो 60 मार्क आ जाएंगे। नहीं कि सब मार्क सबको पता चल जाते हैं, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ मार्क सबके पता चल जाते हैं, लेकिन मार्क सबके कब पता चल जाते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही, उसके पहले नहीं आता। मेरा सीएपीएफ का नया कोर्स शुक्ला जी अभी स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, 1 फरवरी से। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको भी मार्क्स पता चल जाते हैं। क्यों नहीं मार्क्स पता चलते? मार्क्स तो पता चल ही जाते हैं ना, सबके पता चल जाते हैं मार्क्स। अभी सीएपीएफ एसी का 2020 का जो रिजल्ट है वो अभी आ जाएगा। सीएपीएफ एसी 2020 का जो रिजल्ट है फरवरी के पहले हफ्ते में आने की आशंका है, अपेक्षा है। और सीएपीएफ एसी 2019 का रिजल्ट अगले 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली कितना सब्जेक्ट करना है? देखो आइडियली डेली 1 या 2 ही सब्जेक्ट करने चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया प्रीफरेबली डेली 1 ही सब्जेक्ट करो और वो हफ्ता भर चल के खत्म कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। आप क्या करते हो, डेली 3-4 सब्जेक्ट शुरू कर दो, 4 महीने तक एक भी सब्जेक्ट खत्म नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सो डेली अगर हिस्ट्री शुरू कर दिया है, एक 5-6 दिन में 10 दिन में पूरा हिस्ट्री खत्म कर दो। और हिस्ट्री के साथ अगर बहुत ज्यादा बोर्डम आता है तो आप मैथ्स कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो या साइंस कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये तीनों चीजें कभी भी साथ में मत करो। हिस्ट्री और साइंस दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन 84 जी पढ़ने का अगर प्रायोरिटी करना है साइंस की 34 क्वेश्चन आए थे, 34 क्वेश्चंस। हिस्ट्री और साइंस का कंपैरिजन ही नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ पुणे में और दिल्ली में है। जॉब करते समय प्रिपरेशन किया जा सकता है, लेकिन जॉब करते समय आपको सैटरडे संडे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, डेली 2 से 3 घंटे तो निकालना पड़ेगा। कॉलेज की डिग्री नहीं रहा आकाश तो भी चलेगा, डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स अबाउट पासिंग। प्लस में एक दिन में फिलहाल तो 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, बाद में 4-5 सब्जेक्ट चल सकते हैं। मंथली मैगजीन कोई भी पढ़ो, आपको मेरे क्लास का मैगजीन आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो आपके नीचे स्क्रॉल हो रहा है ना, उसमें आपको मेरा वाला मैगजीन मिल जाएगा। मेरा वाला मैगजीन सीएपीएफ के लिए, आईबीटीआरटी के लिए क्यूरेटेड मैगजीन है, अननेसेसरी इसमें फालतू चीजें कोई भी नहीं है। या फिर सिर्फ पांडा बैच का पीडीएफ भी डाउनलोड करोगे तो भी हो जाएगा। फोकस शुड बी ऑन एनसीईआरटीज। यस, मेडिकल में ईयर वैक्स से कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आकाश शर्मा जी, सैम डिमलो, फोकस शुड बी ऑन एनसीईआरटीज ओनली। भानु, मेडिकल में ईयर वैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चले आज बस कर दे। मेरा पेपर 2 कोर्स में अभी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है पेपर 2 प्लस बैच में। मेरा पेपर 2 अभी 1 तारीख से शुरू हो रहा है, बेसिक वाला। और आराम नाम का मेरा पेपर 2 का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जो 10 तारीख तक चलेगा। 15 फरवरी के आगे हम लोग पेपर 2 डेडिकेटेड शुरू कर देंगे। मेरा गारंटी है 3 महीने में आपको सब कुछ आ जाएगा। मेडिकल में टीथ का कोई इशू नहीं रहता। अगर आपके टेढ़े मेढ़े है, आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, या कुछ सड़े हुए हैं, कुछ गिरे हुए हैं, ट्रीटमेंट कराने से सब कुछ चल जाता है। ब्रिज भी अलाउड है, कैप भी अलाउड है। कांटेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से कांटेक्ट ले सकते हो। नेहा, हाँ, ब्रैकीमीटर टार्सिया, हाँ चल जाएगा नेहा, नो प्रॉब्लम, सर्जिकली अलाउड है। करंट अफेयर्स का ड्यूरेशन पेपर 1 का जनवरी से लेके जुलाई तक करो, जनवरी से लेके जून तक करो, जून तक।
मार्कशीट चल जाएगी, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट भी लगता है, पासिंग सर्टिफिकेट वो मिलता है। कोर्स फीस जो है अनअकैडमी प्लस के ऊपर जाओगे, आपको कोर्स लेना है, अभी आपको 6 महीने का कोर्स लेना पड़ेगा। सो 7,200 फीस है उसका 6 महीने का। और अगर आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो, प्रशांत YT10 इज द रेफरल कोड, PRASHANTYT10। इसको यूज करने से आपको 10% ऑफ हो जाएगा। सो 6 मंथ्स का कोर्स है, आपको 6,500 में आएगा। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हो तो 7,500 में आएगा। अगर आप 24 महीने का मतलब 2 साल का लेना चाहते हो, जो आपका ये अटेम्प्ट और अगला दोनों अटेम्प्ट कवर करेगा, वो 11,500 में आ जाएगा। ये आपका चॉइस है कौन सा लेना है, ये आपका चॉइस है। सभी कोर्सेस में सभी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, कितना भी लिया तो सभी कोर्सेज में सभी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी मीडियम में अभी क्लास शुरू नहीं हुआ रविकांत, हिंदी मीडियम में अभी क्लासेस शुरू नहीं हुए। हिंदी मीडियम में शायद बाद में शुरू हो जाएंगे, मार्च में शुरू हो जाएंगे, फिलहाल नहीं शुरू हुए। लेकिन पेपर 2 में हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करवाता हूं। पेपर 2 आई एम कवरिंग फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। कोड में YT का मतलब है यूट्यूब, कुछ नहीं है, वो यूट्यूब के लिए डिजाइन किया गया, वही कंटिन्यू चल रहा है। सिर्फ पेपर 2 का कोर्स मिल सकता है, लेकिन फीस सेम है। आप पूरा कोर्स ले लो या पेपर 2 का कोर्स लो, फीस में चेंज नहीं होता, फीस सेम है। फॉरेंसिक का बेनिफिट देखो हिमांशु, अगर तुम फॉरेंसिक करके आए हो ना, तुम कल CBI में या और कहीं पे जा सकते हो। इट इज इजियर टू ज्वाइन दोज फोर्सेस। अब मैं पेपर 2 का कोर्स में ले रहा हूं ना। हाँ आकाश, यस। Sinus and irregular heartbeat is not a big problem, but why? What is the reason behind irregular heartbeat? That needs to be checked. अगर अरिथमिया वगैरह है तो वो प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। इरेगुलर हार्टबीट ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार डायग्नोसिस करके देख लो एक बार। इंग्लिश के लिए मैं अलग से क्लास लेके आ जाऊंगा कुंडू। पेपर 2 की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी में कैसे करना है, मैं पेपर 2 का एक अलग से क्लास लूंगा, उसमें बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। इट इज पॉसिबल सूर्या, ओके। इंग्लिश का मैं पेपर 2 का कोर्स लेके आऊंगा। वेरी गुड विशाल, ठीक है। आज इतना ही करेंगे। आई एम टीचिंग सिंस 7 AM इन द मॉर्निंग। कल चाहते हो तो मेरे पंडा वाले बैच में आ सकते हो, सुबह 7 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। सुबह 7 बजे से, मैं एक्चुअली 6 बजे से मेरे ऑफिस में ही हूँ। दिस इज नॉट माई होम, दिस इज माई ऑफिस, सो इवन आई एम टायर्ड। कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे, कल शाम को 9 बजे मिलेंगे फिर से, ओके। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। कल फिर से मिलेंगे, कल फिर से मिलेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन इतना ही एनर्जी बचा है, अभी कितना ही करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद। 1 घंटा हो गया, उससे ज़्यादा कितना करेंगे। आपका क्लास भी थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ था क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पाया। अभी क्या है, टॉप एजुकेटर होने की वजह से सब जगह पे मुझे सभी जगह पे सेशंस लेने पड़ते, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए मैं अनअकैडमी के आपके शौर्य चैनल पे आपको मैं ज़्यादा दिखता भी नहीं हूँ, और बेसिकली मैं आपको कुछ पढ़ा भी नहीं पाता, आपको पता भी नहीं है मैं पढ़ाता हूँ भी नहीं कि अच्छा नहीं हूँ, पढ़ा भी आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि यहाँ पे दे सकूँ ज़्यादा, ठीक है ना। खाली टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे यहाँ पे। ऑलरेडी ऑफलाइन में भी मेरे 150 स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, डेली तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, जय हिंद।